सभी को नमस्कार। एंड कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके साथ जो मेरा बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, उसी लेक्चर सीरीज़ में मैं आज कंटिन्यू करते हुए, मैंने पिछले लेक्चर सीरीज़ में कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। आज मैं बीएनएस में आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैटर, वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब संगठित अपराध, जो कि ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। सेक्शन नंबर 111 है बीएनएस का। और इसके साथ ही मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा मॉब लिंचिंग। पहले क्या था कि मॉब लिंचिंग हम सुनते तो थे, हम न्यूज़ में सुनते थे, हम जो लॉ के जूरिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, और जो एक हमारे समाज के प्रूडेंट व्यक्ति हैं, प्रूडेंट पर्सन्स हैं, उनके मुंह से हम सुनते थे कि मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, और इनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मॉब लिंचिंग का कहीं एक्सप्रेस प्रोविज़न हमारी आईपीसी में प्रोवाइड नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने बीएनएस में मॉब लिंचिंग का एक्सप्रेस प्रोविज़न प्रोवाइड किया है, जो कि सेक्शन 103 में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो आज इन दोनों पर ही चर्चा होगी। पिछली चर्चा जो थी वो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पे थी। आप लोगों को जो भी उसमें दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो कॉन्सेप्ट में, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये 24 आवर्स ओपन है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा वो करूंगा मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, जो कि 111 है, सेक्शन बीएनएस का। ठीक है, और उससे पहले कुछ बात आपसे कर लेता हूँ। देखिए, अब जो सेक्शंस आपके बचे हैं, कल्पेबल होमिसाइड बाई, मैं 102 बीएनएस की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 102 बीएनएस, कल्पेबल होमिसाइड बाई कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड बोल दिया है, आपराधिक मानव वध बोल दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका भी एक इंट्रो हल्का सा दे दूं कि इस सेक्शन में क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 102 में क्या बोला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 102 में मैं आपको बता दूं क्या बोला जा रहा है सेक्शन 102 में। ठीक है, देखिए, इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहला तो हुआ क्या है, कोई एक्ट हुआ है। एक्ट किस श्रेणी का है? वो एक्ट हुआ है जो कल्पेबल होमिसाइड है, डायरेक्ट बोल दिया गया है सेक्शंस में। ठीक है, मींस कल्पेबल होमिसाइड हुआ है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड मैंने कल आपको बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड कैसे बनेगा और वो मर्डर से कैसे अलग होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्ड्स का बहुत रिलेवेंस है, वर्ड बहुत रिलेवेंट है इनको समझने के लिए और इनको भिन्नता लाने के लिए। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ टर्म्स को हमेशा के लिए एक, जिसे कहते हैं कि पॉइंट्स बना के अपने नोट्स में रख लें, जो कि मैंने आपको कल बोला भी था कि इन पॉइंट्स को अलग नोट करिएगा और उसको अलग नोट करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया करने के लिए, और ज़रूरी थी, इसको ज़रूर करिएगा, तभी आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अच्छे से डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैं सेक्शन 102 आपके साथ एक बार बहुत जिसे कहते हैं कि काफ़ी एलोबरेट नहीं, ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। जैसे इफ़ अ पर्सन डूइंग एनीथिंग, ठीक है, एक्ट मीन्स कोई एनीथिंग, एनीथिंग करता है, कोई व्यक्ति कोई भी ऐसा काम करता है, विच ही इंटेंट्स और नोज। अब ये एक्ट ये कैसे कर रहा है? इंटेंट्स मतलब इंटेंशन से, या नॉलेज। देखिए, अब यही मिलके तो कल्पेबल होमिसाइड बन जाते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। इंटेंशन और नॉलेज यहाँ पे है, इंटेंशन एंड नॉलेज नहीं है। जहाँ पे इंटेंशन एंड नॉलेज कंबाइंड हो जाएंगी एक साथ, वहां पर वो मर्डर की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज है। इफ अ पर्सन बाई डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंट्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। अब देखिए, नोज, लाइकली टू कॉज, लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, क्या कर लेता है? कमिट्स कर देता है, कमिट्स, मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कल्पेबल होमिसाइड, आप और इसको क्लियर कर लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कमिट्स। ठीक है, कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है,
बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन, कॉजिंग, बाय कॉजिंग डेथ। ठीक है, देखिए मैं सेक्शन को ब्रेकअप कर रहा हूं। कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन whose डेथ ही नीदर इंटेंट्स नॉर नोज। अब यहां पे एक इलस्ट्रेशन ले लो, यहां पे लिख देता हूं, ए इंटेंशन या नॉलेज के साथ किसकी डेथ कॉज करना चाहता था, बी की करना चाहता था। ठीक है, आशय या ज्ञान के साथ वो बी की डेथ, मतलब इसकी डेथ करना चाहता था, लेकिन डेथ हो किसकी गई, सी की, डेथ हो गई सी की। ठीक है, क्या इसकी डेथ ए करना चाहता था, तो नहीं, इसकी डेथ करना चाहता था इंटेंशन या नॉलेज के साथ, लेकिन डेथ हो गई सी की। अब आगे क्या बोल रहा है, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause. The culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause. ठीक है, तो उस व्यक्ति को, मतलब सी की हत्या के लिए ए को उतना ही बाध्यकारी, उतना ही लायबल माना जाएगा जितना तब माना जाता अगर बी की डेथ हो जाती इस इंटेंशन या इस नॉलेज के साथ। तो मतलब ए की लायबिलिटी तो कहीं भी क्या कम नहीं हो रही, कम नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस भी। ठीक है, जो सेक्शन 102 है, सेक्शन 102 को आप और क्या कह सकते हैं, सेक्शन 102 को आप कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ठीक है, मैलिस इंटेंशन क्या हो गई, ट्रांसफर ऑफ मैलिस। जो मैलिस इंटेंशन थी, मेलाफाइड इंटेंशन थी, वो ट्रांसफर हो गई, मारना था बी को किसी आशय किसी ज्ञान के साथ, लेकिन डेथ किसकी हो गई, सी की हो गई। तो यहां पर ए को इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा कि आपका जो इरादा था, आपका जो ज्ञान था, आपका जो आशय था वो बी की हत्या का था, लेकिन हो गई गलती से सी की हत्या, तो आप इसके लिए आपको रिलीफ नहीं ग्रांट करेंगे, आपको हम बरी नहीं कर देंगे कि चलिए कोई बात नहीं भैया, आपका इंटेंशन इनको मारने का था लेकिन ये मर गए तो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी आदमी की जान गई है, किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, ठीक है, तो आप प्रॉपर लायबल उतने ही हैं जितने आप तब लायबल होते यदि बी की हत्या हो गई होती उस ज्ञान या उस आशय के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बस इतना ही बोला है और इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे जो ये ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति उतना ही लायबल है जितना वो लायबल होता अगर बी की हत्या होती, लेकिन यहाँ पे हत्या किसकी हुई है, यहाँ पे सी की हत्या हुई है। तो अब आप इस सेक्शन को क्लियर समझ पा रहे हैं, और इसको जो ट्रांसफर ऑफ मैलिस भी कहते हैं, सेक्शन 102 को बीएनएस के ट्रांसफर ऑफ मैलिस भी कहा जाता है। अब पनिशमेंट ऑफ मर्डर आप समझ ही रहे हैं, पनिशमेंट ऑफ मर्डर क्या है, शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो लायबल टू बी फाइन। मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन क्लियर हो गया। एक्ट, कोई एक्ट किया है, एक्ट मतलब एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग इंटेंशन या नॉलेज के साथ किया है, ठीक है, और ऐसा एक्ट जो इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया गया है उससे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो अगर कोई एक्ट इंटेंशन या नॉलेज के साथ किया जाएगा तो वो बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, इतना तो ठीक था, आपने इंटेंशन और नॉलेज आपकी बी की हत्या करने की थी, हो गई हत्या सी की, तो आप लायबल कितने हैं, इक्वल लायबल है, पहले के बराबर। अगर बी की होती उतने ही लायबल आप अब भी हैं, चाहे क्यों ना सी की हत्या हुई हो। अब पनिशमेंट ऑफ मर्डर पे अगर आप आ जाए, तो पनिशमेंट ऑफ मर्डर मैंने बताया था कि पनिशमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं याद करने के लिए। अब देखिए, पनिशमेंट ऑफ मर्डर, पनिशमेंट ऑफ मर्डर शॉर्ट फॉर्म में लिखने सीख लीजिए, याद करने में भी आसान रहेगी, और आप एक पेपर पे आराम से बहुत सारी पनिशमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पनिशमेंट ऑफ मर्डर है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर आपकी सेक्शन 103 में प्रोवाइड की गई है।
103 सबसेक्शन 1, 1031 में प्रोवाइड की गई है। क्या है? जो भी किसी की हत्या करेगा, मर्डर करेगा, वो डेथ, देखिए इसी तरह पनिशमेंट लिखनी है, डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, एंड शैल लायबल टू बी फाइन। देखिए ये पनिशमेंट हो गई, आप कितना लिखने से आप बच गए ये देखिए, ठीक है। मतलब डेथ, डेथ पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, शैल लायबल टू बी फाइन। तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसी भी पनिशमेंट को लिखने का। अब आप अगर प्रॉपर लिखेंगे तो आपका 2 लाइन तो आपकी 3 लाइन तो आपकी इसी में चली जाएगी, ठीक है, और उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझना आपको है। जहाँ ज़रूरत होगी पूरा ब्रीफली लिखने की, जहाँ पर ज़रूरत होगी एलोबरेट करने की, वहाँ पर आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ आज, उसमें मैं मॉब लिंचिंग आपके साथ डिस्कस करूँगा, और ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, रिलेवेंट सेक्शंस हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में चाहे एपीओ हो चाहे जुडिशरी हो, ये पूछे ही जाएंगे, क्योंकि बहुत रिलेवेंट सेक्शन है, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये न्यूली इंसर्टेड है, मतलब किसी सेक्शन की जगह नहीं आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबरिंग अलग हुई है लेकिन टाइटल वही है, नहीं, ये नंबरिंग भी चेंज है और टाइटल भी चेंज है। तो देखिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आपके साथ मॉब लिंचिंग को डिस्कस करता हूँ कि मॉब लिंचिंग मतलब क्या होता है। चलिए अब देखिए, आप सेक्शन 103 बीएनएस का देखेंगे तो सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट बता दी कि पनिशमेंट क्या होगी मर्डर की, वो सबसे 1031 में बताई है। अब 1032 में जो जो पैरा है वो बताया गया है कि मॉब लिंचिंग क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज मॉब लिंचिंग। आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं, सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड अबाउट द मॉब लिंचिंग, ठीक है। इसे आप मॉब लिंचिंग की परिभाषा के तौर पर भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 103 सब सेक्शन 2, सेक्शन 103 सब सेक्शन 2, और मैं इसको नाम देता हूं मॉब लिंचिंग। मैं नाम क्या देता हूं? कानून इसको नाम देता है मॉब लिंचिंग। ठीक है, चलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, मेरा की एक एक वर्ड्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि मॉब लिंचिंग क्या है और इसकी पनिशमेंट क्या है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, हमेशा चीज़ों को ब्रेकअप करिए, हमेशा चीज़ों को ब्रेकअप करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हेन ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन, तो सबसे पहला क्या है? ग्रुप होगा 5 और मोर पर्सन्स का, ठीक है। एक्टिंग इन कंसर्ट, क्या करते हैं? एक्टिंग इन कंसर्ट, एक्टिंग इन कंसर्ट, कंसर्ट मतलब होता है आपस में सलाह करके, कंसर्ट आपस में बातों को करके, ठीक है, आपस में चीज़ों को एक जैसे कहते हैं मीटिंग करके, कंसर्ट, ठीक है। कंसर्ट कमिट्स मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ, एक्टिंग इन कंसर्ट, और फिर क्या करता है? कमिट्स, कमिट्स क्या करते हैं? कमिट करते हैं ये मर्डर, कमिट्स मर्डर मतलब हत्या, ये हत्या करते हैं। मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप में 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, वो आपसी सहमति से आपस में मीटिंग करके हमें ये करना है। 5 या 5 से ज़्यादा लोग आपस में सहमत होके, कंसर्ट होके इस कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें क्या करना है? कमिट मर्डर करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट और कम्युनिटी। अब ये मर्डर तो हुआ है, लेकिन ये मर्डर के पीछे के कारण क्या है? तो ये अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है और मर्डर के पीछे के कई कारण इसमें बताए गए हैं। देखिए मर्डर तो नॉर्मल भी होता है, ठीक है। मर्डर किस कारण से होता है? ए ने बी से पैसा लिया, ए बी का पैसा नहीं लौटा रहा था, बी को पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी,
बी ने ए को कॉल किया, ए ने अपशब्द का प्रयोग किया और बोला कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, और बी ने ए का मर्डर कर दिया। एक मर्डर ऐसे भी हो सकता है, मर्डर के कई रूप हैं, किसी प्रकार से भी मर्डर हो सकता है, लेन देन लेके, पुरानी दुश्मनी लेके। लेकिन यहाँ पे जो मर्डर है वो इन्हीं कारणों से होगा तो ही मॉब लिंचिंग में आएगा, अन्यथा मॉब लिंचिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, जस्ट अ सेकेंड, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ एरो बना देता हूँ। चलिए अब देखिए क्या है, वो मर्डर के पीछे का कारण क्या है। ग्राउंड ऑफ रेस, मैं एक एक चीज को, रेस, कास्ट, ठीक है, कम्युनिटी, सेक्स मतलब लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं इसको, लैंग्वेज, ठीक है, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर, यहाँ पे एक आप कर लो, और एनी अदर, ठीक है, एनी अदर ग्राउंड, एनी अदर ग्राउंड, ठीक है। आगे क्या लिखा है, पर्सनल बिलीफ, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एंड पर्सनल बिलीफ, पर्सनल बिलीफ, ठीक है। आगे पढ़ता हूं, और एनी अदर ग्राउंड जो मैंने यहां लिख दिया, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, सिमिलर ग्राउंड, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल, अब यहां पे जरूरी है 5 या 5 से ज्यादा। एक चीज और मान लीजिए, समझ लीजिए, 5 या 5 से कम लोग होंगे तो मॉब लिंचिंग नहीं बनेगी। 5 से अगर कम है, 4 है, मॉब लिंचिंग नहीं बन रही है, क्योंकि एक्सप्रेसली बोल दिया गया है 5 और मोर, जैसे कि डकैती में बोला गया है 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे तो डकैती, 5 से कम हुए तो रॉबरी। इसी तरह मॉब लिंचिंग के जो एसेंशियल्स है वो क्या है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा ग्रुप जिसमें 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं और वो आपस में सहमति से ऐसा मर्डर करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, जिस हत्या के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो कास्ट एक कारण हो सकता है। भाई किस जात के हो तुम, सवर्ण हो, ठीक है, या आप सवर्ण हो, या कह सकते हैं कि आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, क्या हो, उसकी वजह से, जैसे कि बहुत आजकल हमारे देश में हमेशा से ये रहा है, ठीक है, कि ये सवर्ण है, ये नीच जात के हैं, ये ऊंच जात के हैं, तो इसको मुद्दा बनाकर अगर किसी का मर्डर कर दिया जाए, ठीक है। कम्युनिटी मीन्स आ सकते हो, कम्युनिटी मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चलता रहता है। लिंग भेद, लड़की है, ठीक है, या ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, उसको लेकर। प्लेस ऑफ बर्थ, अरे यहाँ के जन्मे हो, ये व्यक्ति बताओ ये वहाँ का जन्मा है और हमारे सोसाइटी में रह रहा है, ये तो ठीक नहीं है, इसको यहाँ से हटाओ, भगाओ, वरना इसका मर्डर कर दो। लैंग्वेज, ठीक है, पर्सनल बिलीफ, ये इंसान यहाँ रहेगा तो हमारे समाज को कभी, हमारा समाज कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, और ये पिछड़ी समाज के लोग हैं, इनको हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें यहाँ से निकालो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के कारण, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, रंग भेद वगैरह, रास, काला गोरा, इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये सब रीज़न है, ये सब पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जॉस्टिव नहीं है, इसीलिए एनी अदर डाला गया है वर्ड। एनी अदर मीन्स एग्जॉस्टिव, कंप्लीट नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं कारणों के चलते
ग्रुप के लोग जो कि 5 या 5 से ज्यादा होंगे वो आपस में सहमति से, कंसर्ट से बात कर कर किसी व्यक्ति का क्या कर देंगे, किसी व्यक्ति का मर्डर कर देंगे, तो वो मॉब लिंचिंग बन जाएगा। अब देखिए पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है। तो ईच मेंबर, 5 और 5 से ज्यादा लोग हैं, तो अब कौन कौन लायबल होगा, किसी व्यक्ति की हत्या अगर इन इन कारणों से की गई है तो कौन कौन लायबल होगा। तो 5 या 5 से ज्यादा जितने भी लोग हैं, ईच ईच पर्सन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, लाइबल होगा, उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी इस मर्डर की। ईच पर्सन इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 103। अब पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि पनिशमेंट क्या है। तो देखिए, पनिश्ड विद डेथ, पनिश्ड विद डेथ और imprisonment for life and shall also liable to be fine। तो ये पनिशमेंट होगी, जैसा कि पनिशमेंट मर्डर में दी गई है सेम पनिशमेंट इसमें भी होगी, कोई चेंजेस नहीं है पनिशमेंट में। ठीक है, तो यहां मैंने मॉब लिंचिंग आपको क्लियर किया। मॉब लिंचिंग याद रखिएगा सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 में प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद जो सेक्शन 104 है वो आप खुद पढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो गई है और उस सजा के दौरान मान लीजिए वो कैसे भी पैरोल पे, बेल पे कैसे भी बाहर आता है और वो किसी की हत्या कर देता है या वो जेल में ही किसी की हत्या कर देता है, अगर वो पैरोल पे नहीं है, ठीक है, बेल पे नहीं है, परलो पे नहीं है, अगर इनमें से किसी पर भी वो नहीं है और वो जेल में भी है और जेल में भी उसने किसी की हत्या कर दी है, तो भी उसको डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई जा सकती है या उम्र कैद की सजा हो सकती है, जो कि अप टू हिज रिमाइंडर लाइफ, जब तक जीवित रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब ऐसा पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड की जो कि मर्डर नहीं है, मात्र क्या है, मानव वध है, आपराधिक वध है, आपराधिक मानव वध है उसका है, तो क्या पनिशमेंट होगी ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोविजन आईपीसी का ऐसा है जो कि अभी सस्पेंडेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा और क्यों सस्पेंडेड है ये मैं आपको बताऊं, तो ये आप खुद ही जानते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 अभी क्यों सस्पेंडेड है। मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग इसको पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सेक्शन 104 आपको खुद पढ़ना है, कल्पेबल होमिसाइड, ये भी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, सेक्शन 106। अब इसमें देखिए ये सस्पेंडेड इसलिए चल रहा है क्योंकि जब सरकार ने ये कानून लाया कि अगर कोई भी व्यक्ति 106(1) में है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति की डेथ करता है, whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act, कोई भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के कारण कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की क्या कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है। ठीक है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में जो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर टाइटल पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, ना आपकी इंटेंशन थी, ना आपकी नॉलेज थी, कुछ भी नहीं था, ना आपकी इंटेंशन थी, ना आपकी नॉलेज थी, ना वो इंटेंशन सफिशिएंट था या लाइकली टू कॉज भी नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मृत्यु हो गई। जैसे कि आप अपनी कार से जा रहे हैं, आपकी स्पीड कार की ज़्यादा है, आपको पता है कि इतनी स्पीड पर ब्रेक लगते लगते भी किसी को हम टच कर देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। आप जा रहे हैं, आपको इस बात की जानकारी या इस बात के आशय नहीं है कि आप उसकी हत्या करेंगे। ठीक है, आपको इस बारे में बिल्कुल भी आपका ज्ञान नहीं कि आप उस व्यक्ति की हत्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं, बस आप जा रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, ये एक नेग्लिजेंट एक्ट है। नेग्लिजेंट एक्ट मीन्स ऐसा एक्ट जिसको आप क्या कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे। आप गाड़ी धीरे चला सकते थे, अपनी गाड़ी के ब्रेक्स आप
चेक कर सकते थे कि मेरी गाड़ी के ब्रेक्स ठीक है कि नहीं है, लगते हैं कि नहीं है, मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ठीक है कि नहीं है। ये सब ठीक नहीं है, लेकिन आप ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक प्रॉपर नहीं वर्क कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार से किसी व्यक्ति को क्या होता है, किसी व्यक्ति के ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, इस केस में ये नेग्लिजेंट एक्ट ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ये कहा गया है। तो whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide। अब इसमें बोला है एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, मतलब ये नहीं बोला कि ड्राइविंग से ही डेथ होगी, कोई भी ऐसा एक्ट जो आप रैशली कर रहे हैं, नेग्लिजेंटली कर रहे हैं, रैशली और नेग्लिजेंटली कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी एक्ट से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप पनिशमेंट के हकदार होंगे। पनिशमेंट कैसी होगी? जो कि ईदर डिस्क्रिप्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है, वेदर सिंपल वेदर रिग्रेस, ठीक है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन। जो कि क्या होगी? पनिशमेंट क्या है? 5 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू बी फाइन, और बोला है मे एक्सटेंड, तो यहाँ एम डाल दो, क्लियर रहेगा, ठीक है। एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन एंड इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब देखिए, जो आपका सेक्शन 106 सब सेक्शन यहाँ पे लिख देता हूं, सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है जनरल पब्लिक की, जनरल पब्लिक की, समान नागरिक की, आप हैं, मैं है, सब पर लागू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन कहाँ दिया है? 106 सबसेक्शन 2 में। किसके लिए दिया गया है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ऐसा कोई नेग्लिजेंट या ऐसा कोई रैश एक्ट होता है, रैश या नेग्लिजेंट एक्ट होता है, और उस वजह से किसी मरीज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। एंड इफ सच एक्ट इज डन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर करते समय अगर उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के कारण किसी मरीज की, भाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उसके पास कौन आएगा? मरीज ही तो आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। अब व्हाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर मीन्स ऑपरेशन करते समय, चीरा लगाते समय, या कुछ भी ऐसा करते समय जो मेडिकल प्रोसीजर में आता है, ऐसा करते समय क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब वो मेडिकल, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो कैसे लायबल होगा, कितनी पनिशमेंट उसको मिलेगी, तो उसके बारे में बताया गया है। ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। तो 106 में जो पनिशमेंट बताई गई है, क्या बताई गई है? ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। 2 years इधर बोला गया है तो ई लगा लो पहले, कॉमा, 2 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन, ठीक है। विच में एक्सटेंड टू 2 years, यहाँ एम लगा लो, ये हो गया मे एक्सटेंड, ये हो गया इधर, ये ईयर बताया गया है 2 years, और ये हो गया शैल फाइन। तो मेरा है कि भैया जो आपकी पनिशमेंट है ना, उसको आप कितने शॉर्ट में लिख सकते हो अपने नोट्स में। नोट्स बनाते हो, अगर पनिशमेंट भी भर भर के लंबा लंबा लिखोगे तो आपका नोट्स कम, पनिशमेंट ज़्यादा आईपीसी में आ जाएगी। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपना एक छोटी सी रिसर्च करी थी कि कैसे पनिशमेंट को छोटा सा लिखा जा सके, तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये हो गया। अब एक्सप्लेनेशन देख लो इसका। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेसेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 and whose name has been entered in the national medical register or a state medical register। सिंपल है कि मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो वही माना जाएगा जिसको कि नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू रजिस्टर्ड किया गया है, और वो स्टेट मेडिकल रजिस्टर और नेशनल मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम अंकित है। सिंपल सा। अब देखिए 106 ये तो हो गई, ये 106 दोनों 1061 की बात हो रही है, ये पैरा 1 है, मतलब आप कह सकते हो कि 1061
में ही ये दोनों बातें हो गई हैं, जनरल पब्लिक की और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं वो प्रोविज़न जो कि सस्पेंड पड़ा है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है कि कौन सा प्रोविज़न अभी हमारी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर रखा है। तो सेक्शन 102, सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 ये अभी सस्पेंडेड है। ठीक है, ये अभी सस्पेंडेड है, ये सस्पेंडेड है। अब ये सस्पेंडेड है क्योंकि समझ की कमी है। इसमें जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि ये स्पेशली और स्पेसिफिकली हमारे लिए है। लेकिन यार ये बताओ कि क्या एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो क्या केवल ट्रक से ही होते हैं? वो केवल ट्रक से ही होते हैं या कार से भी होते हैं, बाइक से भी होते हैं? तो ये सब पर ही तो लागू है, पढ़ के देख लो। Whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide नहीं है, and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to be fined। तो इसमें केवल ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल कर दी, ना कार वालों ने करी, ना बाइक वालों ने करी, ना ई रिक्शा वालों ने करी। जबकि यहाँ पे बोला है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ड्राइविंग में सभी ड्राइव करते हैं, साइकिल वाला भी ड्राइव करता है, बाइक वाला भी, ऑटो वाला भी, कार वाला भी, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुई वो ट्रक ड्राइवर को हुई। भाई ऐसा क्यों? इसका मतलब आप पहले से ही गिल्टी हैं, आप मान रहे हैं कि हाँ सबसे ज्यादा मौतें हमारे ही द्वारा होती हैं। ठीक है, ड्रंक एंड ड्राइव का बहुत सिलसिला चला हुआ है, लंबे लंबे टूर करते हैं, ड्रंक करते हैं, ड्राइव करते हैं, डेथ होती है। तो आप लोग इससे क्यों बच रहे हैं भाई? ये सब पर ही तो लागू है, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक सेक्शन पे ये धारा लागू नहीं की गई थी। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट का इतना विरोध किया गया इसके ऊपर कि क्या बताया जाए। और उसके बावजूद देखिए, अधिकतर ये पेपर में पढ़ने को मिलता है कि ट्रक ड्राइवर किसी झोपड़ी में घुस गया, ट्रक ड्राइवर किसी को कुचल दिया, किसी को बैक साइड से मार दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, विदाउट रिपोर्टिंग करे पुलिस को, मैजिस्ट्रेट को, वो वहां से चला भी गया। तो इसको गवर्नमेंट ने मजबूरी में इन्होंने ऐसा उपद्रव फैलाया। ये किसी की अबेटमेंट के थ्रू ऐसा हुआ है, मैं आपको ये बताऊं, बहुत ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये किसी की सोची समझी रणनीति थी, सरकार को गिराने की, सरकार को जिसे कहते हैं जानबूझकर बुरा बनाने की लोगों की नज़रों में। बहरहाल मेरा काम था प्रोविज़न बताना, जो मैंने आपको बता दिया। तो नेग्लिजेंट रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ऊपर ये सेक्शन था स्पेसिफिक, जो सब पर लागू था, कार, बाइक, स्कूटर, ऑटो, ट्रक सब पर लागू था। लेकिन केवल दिक्कत ट्रक वालों को ही। पनिशमेंट भी मैंने आपको बता दी कि इसमें 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, जुर्माना इसमें होगा ही होगा। ठीक है, अब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ ये आप पढ़ेंगे, सेक्शन 107 आप पढ़ेंगे, 108 आप पढ़ेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर भी आप खुद ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड भी आप खुद पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप ना समझ पाए, टेक्निकलिटी भी ऐसी कुछ नहीं है। मैं आता हूं सेक्शन नंबर 111 पे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये नया प्रोविज़न है, तो मैं समझता हूँ कि इसको आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। इसमें बहुत रिसर्च वाली कोई बात नहीं है। सेक्शन 111 हेडिंग है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक एक वर्ड पढ़ेंगे आराम से। तो सेक्शन 111 सब सेक्शन 1 कहता है एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। एक एक वर्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेकअप करेंगे। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, अब इस अनलॉफुल एक्टिविटी में क्या इंक्लूड हो जाएगा? अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि लॉफुल नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें इतना क्या समझना। इसमें कि क्या है, किडनैपिंग आ जाती है, इंक्लूडिंग। अब अपराध, स्पेसिफिक अपराध के बारे में बता दिया, इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, गाड़ी चुराना। ये भी हटा देना चाहिए सरकार को, क्योंकि भाई
चोरी होगी तो सजा हो जाएगी। VEHICLE, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, जमीन हड़पना किसी की, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुपारी लेना, सुना ही होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाना, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, नीचे आ जाता हूँ, लिस्ट लंबी है, ड्रग्स, वेपन्स, अवैध असलहा, इलिसिट गुड, अवैध गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फॉर प्रोस्टिट्यूशन, और रैंसम। रैंसम by any person or a group of person acting in concert singly or jointly either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate। ठीक है, सिंडिकेट मतलब होता है संघ, एक ग्रुप, ठीक है। तो एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की जाती है जिसमें कि ये सब आता है, ठीक है, बाई एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। ये किसके द्वारा की जा रही है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बाई एनी पर्सन, पर्सन मीन्स वन, और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अभी आगे पढ़िए, एक्टिंग इन कंसर्ट, आपसी रजामंदी पे वो कर रहे हैं, सिंगली और जॉइंटली, अकेले या लोगों के साथ, इधर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, ठीक है। इधर एज ए मेंबर मतलब अब ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, इधर एज ए मेंबर, इसी के मेंबर के तौर पे, या इस ग्रुप के बिहाफ, ठीक है, इधर एज a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit shall constitute organized crime। organized crime मतलब एक ऐसा क्राइम जो कि आपने ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, एकदम प्रॉपर तरीके से, उसको संगठित अपराध, एकदम तरीके से बैठकर बात कर फिक्स करके हर चीज फिर अपराध करना, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और इन चीजों का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा सकता है, इंक्लूडिंग है ये भी, ठीक है। ये भी कोई आपकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी अपराध आ सकते हैं, ठीक है। तो एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि क्या है, अनलॉफुल है, अवैध है, वैध नहीं है, ठीक है, और वो क्या हो रही है, कंटिन्यूइंग है, चल रही है, जिसमें कि इंक्लूड है ये सारे अपराध, किडनैपिंग, रॉबरी वगैरह वगैरह, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जा रहा है, बाई एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन,
भाई एनी पर्सन क्या, उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति या ग्रुप, भाई 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, सातों के सातों कर रहे हैं या उसमें से कोई एक कर रहा है, ठीक है, वो उसका मेंबर है, वो उस गैंग का मेंबर है, या तो वो अकेले कर रहा है या सब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है बाई एनी पर्सन और एक ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, ठीक है, सिंगली और जॉइंटली, वही बात है, सिंगली और जॉइंटली, अकेला करेगा तो सिंगली, ग्रुप करेगा तो जॉइंटली, इधर एज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चाहे एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या उस, जब साथ में कर रहे हैं तो मेंबर, और अगर वो अकेला कर रहा है तो उस गैंग के बिहाफ पे वो कर रहा है, ठीक है। किसका इस्तेमाल करके वो ऐसा काम कर रहा है, ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी, वायलेंस करके, वायलेंस का डर दिखाकर, इंटिमिडेशन, धमकाकर, कोर्जन, फिजिकल आपको अब्यूज करके, और बाई एनी अदर अनलॉफुल मीन्स, जिससे कि उसको क्या हो सके, एक फाइनेंशियल बेनिफिट उसे मिल सके। इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग अ फाइनेंशियल बेनिफिट, मतलब मटेरियल बेनिफिट या जिसमें कि इंक्लूड क्या हो सकता है, और आपका फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है। अब देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब क्या होता है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मीन्स ग्रुप ऑफ 2 और मोर, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसमें कि आपका जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मीन्स क्या होगा, तो इसमें लिखा हुआ है मीन्स ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हु एक्ट ईदर सिंगली और जॉइंटली, 2 या 2 से ज्यादा, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जरूरत क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो मेंबर्स होंगे वो क्या है, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 200, 2 या 3, 2 या 500, 2 या 4, ठीक है। तो ये इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मीन्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन हु एक्टिंग इधर सिंगली और जॉइंटली, ठीक है। 2 हैं, उसमें से एक कर रहा है, 200 हैं, 200 के 200 कर रहे हैं, ठीक है। एज अ सिंडिकेट, संघ और गैंग इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, तो 2 या 2 से ज्यादा इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ करें या उनमें से कोई सिंगल करे, ठीक है। और गैंग इंडल्ज इन एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स वो एक्टिविटी जो कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सजा कितनी है, 3 साल या 3 साल से ऊपर की है, अंडरटेकन बाय एनी पर्सन सिंगली और जॉइंटली, जो कि ऊपर बोला गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग हो, कोई व्यक्ति सिंगल करे या वो सब ग्रुप में एक साथ करे, ठीक है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सजा 3 साल या 3 साल से ऊपर की है, या ऑन बिहाफ ऑफ सच syndicate in respect of which more than one charge sheet have been filed before a competent court within the prescribed period of 10 years and that court has taken cognizance of such offense and includes economic offense, ठीक है। तो देखिए, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, पहली चीज, जो सिंगली या जॉइंटली की जा रही है, किनके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। कौन से मेंबर्स, आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा लोग, चाहे 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं तो उनमें 5 में से कोई एक कर रहा है या 5 में से 5 कर रहे हैं, ठीक है, सिंडिकेट। और वो अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में क्या आएगा, ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मोर देन वन चार्जशीट हैव बीन फाइल्ड बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, जिसमें से कि जिसकी रिक्वायरमेंट, एक और रिक्वायरमेंट क्या है कि चार्जशीट फाइल हुई हो, एक या एक से ज्यादा, मोर देन वन चार्जशीट फाइल हुई हो, ऐसे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी से जुड़ी हुई एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल होनी ही चाहिए, जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने होगी, और वो विद इन द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब जैसे 2024 चल रहा है तो 2014 तक आप काउंटिंग करेंगे, और इन 10 सालों के दौरान, पिछले 10 सालों के दौरान अगर चार्जशीट एक से ज्यादा चार्जशीटेड है, किनकी, जो अपराध बताए गए हैं उनसे जुड़े अपराधों की चार्जशीट फाइल है एक से ज्यादा, ठीक है, और वो पिछले 10 सालों की है, ठीक है, तो हम, और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है तो हम उसे क्या मानेंगे, वो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में आएगा। तो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में जो चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि अपराध जो होंगे वो आपके
ग्रुप करेगा या उन ग्रुप में से कोई सिंगली करेगा, ठीक है, पहली चीज। और जो अपराध किए जाएंगे वो हम पिछले 10 वर्षों में ये देखेंगे, उन अपराध से जुड़ा हम रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 10 सालों का, और हम ये देखेंगे कि उन पिछले 10 सालों में एक से ज़्यादा चार्जशीट उन अपराधों से जुड़ी हुई फाइल होनी ही चाहिए, और उन चार्जशीट पर कॉग्निजेंस कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा लिया गया हो, और इन अपराधों में आपका इकोनॉमिक ऑफेंस भी आते हैं। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम अनलॉफुल कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है भाई, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स जब आपकी एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हो रखी है, इट मीन्स आप लगातार करते रहते हो अपराध, आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, और आपका ये जो प्रकरण है वो चलता रहता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब पैसे से जुड़े अपराध, चाहे वो आपका बाई इंटरनेट किया गया हो, फिजिकल लेन देन किया गया हो, हवाला ट्रांजैक्शन, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट, किसी स्कीम के थ्रू आपने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, बैंक से आपने धोखाधड़ी की हो, ये सारे आपके इकोनॉमिक ऑफेंस में आते हैं। whoever commit organized crime, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करेगा, if such offense has result in the death of any person, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हुए आपने किसी की डेथ कर दी है, बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसकी सजा मृत्यु की सजा और उम्र कैद भी हो सकती है, एंड फाइन तो होगा ही होगा, जो कि 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपके प्री के लिए, वो ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पनिशमेंट कितनी हो सकती है और कब कब पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी आप किसे कहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, किसे कहेंगे? अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स जो क्या है, कोई भी एक्टिविटी हो, कैसी हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसी प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो और ऐसी एक्टिविटी से जुड़ी चार्जशीट फाइल हुई हो। चार्जशीट फाइल्ड, कितनी चार्जशीट फाइल होना बोल रहा है प्रोविजन में? मोर देन वन, एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल हुई हो। कितने टाइम ड्यूरेशन में? तो प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में। जैसे आज है 24 साल, 2024, 10 साल पीछे जाओगे 2014, तो इन 10 वर्षों में एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल हो जो कि इन प्रोहिबिटेड बाय लॉ एक्टिविटी से जुड़ी हुई हो। ठीक है, और इसका कॉग्निजेंस भी लिया गया हो, कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लिया गया हो बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा इसका संज्ञान भी लिया गया हो, जिसमें कि आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी आते हैं। ठीक है, अब जो ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है तो पनिशमेंट क्या होगी? तो मैं यहां लिख देता हूं, पनिशमेंट। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और किसी की डेथ कॉज कर देते हो, ठीक है, किसी की डेथ कॉज कर देते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो आपकी पनिशमेंट जो होगी वो इस प्रकार है, पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ एंड शैल लायबल टू बी फाइन। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, शैल लायबल टू बी फाइन। ठीक है, और अगर डेथ नहीं होती है और जो फाइन होगी, ये अमाउंट कितनी होगी? 10 लाख से कम नहीं होगी, 10 लाख से कम की फाइन नहीं होगी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, अगर डेथ कर देते हो तो। और अगर डेथ के सिवा कोई और आपने उसको इंजरी करी है तो उस केस में क्या होगा? यहां लिख लो, अदर देन डेथ। इस केस में क्या पनिशमेंट हो जाएगी? मतलब 5 ईयर्स मिनिमम है, जो कि जा सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक, एंड शैल ऑल्सो लायबल टू बी फाइन, चाहे 5 साल तक की हो तो भी फाइन, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो तो भी फाइन,
और ये फाइन जो है कितने से कम नहीं होगी, ये फाइन जो है आपकी 5 लाख से कम की नहीं होगी, 5 लाख की तो होगी ही होगी, इसमें भी और इसमें भी, इससे कम की नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने पनिशमेंट आपको बताई। ठीक है, अब देखिए मैं आगे बात करता हूं। अब कोई अगर अबेट करता है, मैं सबसेक्शन 3 पढ़ रहा हूं 111 का, अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, नोइंगली मदद करता है ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने में, और या इंगेज होता है अदरवाइज इन एनी परपिट्रेटरी टू एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, किसी तरीके से इंगेज होता है उस एक्ट में, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट है जो कि 5 साल से कम नहीं होगी, जो कि उम्र कैद तक हो सकती है, जुर्माना होगा जो कि 5 लाख से कम का नहीं होगा। जो भी इस मेंबर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, संघ का, वो पनिश होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म। एनी पर्सन हु इज ए मेंबर, मतलब केवल मेंबर होना ही अपराध है, इसमें मेंबर होना भी इसमें अपराध की श्रेणी में आ जाता है। एनी पर्सन जो मेंबर है ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, जो कि 5 साल से कम की नहीं होगी, जो कि उम्र कैद तक हो सकती है, जुर्माना हो गई होगा, 5 लाख से फाइन कम नहीं होगा। जो भी ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मेंबर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो भी हैं, जो भी संलिप्त हैं इन अपराधों में, प्रोहिबिटेड कार्यों में जो संलिप्त हैं, और ऐसे अपराधियों को जो क्या दे रहा है, पनाह दे रहा है, इंटेंशनली हार्बर कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है, हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है, तो उनको इम्प्रिजनमेंट, ऐसे छुपाने वाले को जो पनाह दे रहे हैं, पनाहगार को इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल से कम नहीं होगी, उम्र कैद तक हो सकती है, जुर्माना होगा जो कि 5 लाख से कम का नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई, अगर हस्बैंड है तो वाइफ पर नहीं, वाइफ है तो हस्बैंड पर ये अप्लाई नहीं होगा। हस्बैंड को पनाह दे सकती है वाइफ, वाइफ को पनाह दे सकता है हस्बैंड, ठीक है, उनके ऊपर कोई हार्बरिंग के चार्जेस नहीं लगेंगे। पनाह मतलब उन्हें ये नहीं माना जाएगा कि वो पनाह देके अपराध कर रहे हैं। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को पनाह दे रहा है और वाइफ अपने हस्बैंड को पनाह दे रही है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो अपराधी है, बशर्ते ये है कि उनको ज्ञान नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा अपराध करके आ रहा है। ठीक है, और बाकी क्लियरिटी अभी इसमें और आगे आएगी। प्रोवाइडेड, इसमें केवल इतना दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। अब ये जानते हुए भी अगर उसको दे रही है पनाह, तो भी अपराध में श्रेणी में नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि जानबूझकर भी जान रही कि ये ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेंबर है, या ये सिंगली या जॉइंटली करके आ रहा है, और अगर उसको अपने हस्बैंड को पनाह दी है वाइफ ने, तो भी वो हार्बरिंग की ऑफेंडर नहीं मानी जाएगी। अब कोई व्यक्ति ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बाद जो प्रॉपर्टी उसने क्या करी है, एक्वायर करी है, किसी प्रॉपर्टी, रॉबरी, थेफ्ट के द्वारा प्रॉपर्टी को चुराया है, और उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पाई जाती है, हुएवर, कोई भी, हुएवर, केवल वो मेंबर नहीं जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट किया है, किन्हीं ने भी अगर किया है, किसी प्रॉपर्टी को पोजेस किया है जो कि ऑब्टेन्ड हुई है कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और विच हैज बीन एक्वायर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उनको पनिशमेंट मिलेगी जो कि 3 साल से कम नहीं होगी, उम्र कैद तक जा सकती है, जुर्माना हो गई होगा जो कि 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। If any person on behalf of member of an if any person on behalf of a member of an organized crime syndicate is or at any time has been in possession of movable or immovable property, मतलब इफ एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर, वो मेंबर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मेंबर है, उनके बिहाफ पे किसी व्यक्ति ने क्या करा है, किसी भी टाइम और एट एनी टाइम हैज बीन पोजेशन, कब्जा लिया है किसी प्रॉपर्टी का, मूवेबल और इमूवेबल, विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर। मैं मेंबर नहीं हूँ, ठीक है, मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी चल या अचल संपत्ति का कब्जा ले रखा है जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू एक्वायर्ड की गई है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू उसे हमने क्या किया है, पाया है, ठीक है, और मैंने क्या किया है कि उसको अपने कब्जे में रखा है। whoever possessed any property derived or obtained from the commission of an organized crime or proceeds of any organized crime, sorry, 7th वाला, if any person on behalf of a member of an organized crime syndicate is or at any stage time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punished, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम से ली गई है, ऑर्गेनाइज क्राइम करके उसको लिया गया है, और वो प्रॉपर्टी किसी के पास भी पाई जाती है पोजीशन में, चल हो अचल हो, और अगर वो व्यक्ति ये नहीं बता पा रहा है कि प्रॉपर्टी उसने कहाँ से ली है,
अगर वो नहीं कोई उस सेटिस्फैक्ट्री उसने रिप्लाई दिया कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है तो रसीद दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि इसने जानबूझकर ये प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ली है और ये जानता था कि इस प्रॉपर्टी को कैसे पाया गया है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को अपराध करके, ऑर्गेनाइज क्राइम करके हमने रिसीव किया है। तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश किया जाएगा? 10 साल से 3 साल से कम की सजा नहीं होगी और वो आपकी 10 साल तक हो सकती है। जुर्माना तो होगा ही होगा, जो कि 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। तो ये मेरा आपका ऑर्गेनाइज क्राइम का था। सिंपल सा इसका एक निचोड़ ये है कि ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के थ्रू किया जाएगा। पहली चीज़, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो एक ऐसा एक्ट है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी को प्रोहिबिट करता है। अनलॉफुल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, जिसमें कि ये सब ऑफेंस जो मैंने बताए थे वो सब इंक्लूड होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसकी पनिशमेंट बताई गई है। अब ऐसे मेंबर्स हैं, 2 या 2 से 5 लोग हैं, 5 जॉइंटली कर रहे हैं या उनमें से कोई सिंगली कर रहा है तो भी वो कवर होगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, आपसी सहमति से कर रहे हैं। 5 लोग ने मिलकर एक व्यक्ति, 5 लोग ने सहमत हुए किसी काम को करने के लिए और एक व्यक्ति को करने के लिए भेज दिया, ऑर्गेनाइज तरीके से किया है। तो सिंगली हो, जॉइंटली हो, सब लायबल होंगे। ठीक है, पनिशमेंट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग दी गई है। ठीक है, और अनलॉफुल एक्टिविटी क्या मानी जाएगी? अनलॉफुल एक्टिविटी जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी कि वो एक्टिविटी जिससे जुड़ी हुई चार्जशीट, एक से ज़्यादा चार्जशीट फाइल हुई हो पिछले 10 सालों में। ठीक है, और जिसका संज्ञान मजिस्ट्रेट ने ले रखा हो, उन्हें हम अनलॉफुल एक्टिविटी मानेंगे। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो प्रोविज़न था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और आगे का जो भी सेक्शन आएंगे पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और भी जो है वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।